हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा वीडियो है कंडेंसेट पॉलिशिंग प्लांट है। इसकी पहले वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या प्रकार का वाटर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे डिटेल्स और इसका एप्लीकेशंस का बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग रॉ वाटर को हमारा इंडस्ट्रीज़ में इसका रॉ वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट का बारे में बताया था। जो रॉ वाटर ट्रीटमेंट का बाद हमने इसके बाद एक और वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग डीमिनरलाइज्ड वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट का बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम लोग कंडेंसेट पॉलिशिंग प्लांट का बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रीज़ में आए जो हम लोग का स्टीम यूज़ करते हैं। इवन आपको स्टीम जनरेशन के लिए या नहीं है तो आपको इवन आपको प्रोसेस में इसका हीट एक्सचेंज के लिए प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस फ्लूइड का अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने हैं तब हमको स्टीम का थ्रू ही इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाते हैं। अगर उस केस में हमको जो रिटर्न आते हैं हमको जो स्टीम का थ्रू हमको टेम्परेचर गेन करने के बाद जो हमको स्टीम कंडेंसेट बन जाते हैं, उस कंडेंसेट है इट इज़ अगर आपको स्टीम को कंडेंसेट करने के बाद जो स्टीम बना था हमारा प्योर डीएम वाटर से हमको जैसे स्टीम बन गया है, तो इसको अगर हम लोग कंडेंसेट करेगा तो इसको अगर टेम्परेचर कम करने के बाद दोबारा इसको कंडेंसेट मतलब इसका स्टीम को अगर लिक्विड फॉर्म में बन गया तो इसको कंडेंसेट बोलते हैं। कंडेंसेट मतलब आपको प्योर डीएम वाटर है, दैट इज़ वाटर इटसेल्फ। अगर उस वाटर को आप अगर दोबारा इसको रीयूज़ कर सकते हैं री बॉयलर में, नहीं तो कोई भी बॉयलर में दोबारा आपको स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आपका जो डीएम वाटर का कंजम्पशन कम हो जाएगा और इसकी वजह से आपको जो डीएम वाटर का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। आपका प्लांट का आपका इंडस्ट्री का ओवरऑल पानी का खर्चा भी कम हो जाएगा और आपको बहुत ही इकोनॉमिक व्यू पे आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आप आपका इंडस्ट्री को चला सकते हैं। इसीलिए हमको डायरेक्ट कंडेंसेट को आपको यूज़ करना है, लेकिन उस कंडेंसेट में कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसा आपको इवन आप नॉर्मल स्टीम जनरेशन में भी देखेगा तो वो स्टीम जनरेशन को कंडेंसेट कहाँ बना रहे हैं हम लोग कंडेंसर में कर रहे हैं। ठीक है, वो कंडेंसर में हम लोग किससे कूलिंग वाटर से हम लोग कूल करते हैं कंडेंसेटर में। अगर इनकेस कंडेंसेटर में कहीं पे भी ट्यूब फटा हुआ है तो वो कूलिंग वाटर हमारा स्टीम में मिक्स हो सकते हैं, हमारा कंडेंसेट में मिक्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारा इवन हमारा प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंजर में कोई भी आप कोई एक हाइड्रोकार्बन का हीट एक्सचेंजर है, नहीं है तो कोई भी ऑयल का हीट एक्सचेंजर है, अगर उसमें हम लोग स्टीम का थ्रू इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ भी लीकेज है उस एक्सचेंजर में, तब हमको कंडेंसेट में क्या होगा हमारा वो कंडेंसेट में हमको मिल जाएगा। अगर वो कंडेंसेट को दोबारा बॉयलर में यूज़ करेगा तो वो बॉयलर में डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए आपको कंडेंसेट को इंश्योर करना है कंडेंसेट हेल्दी है नहीं है। इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं सस्पेक्ट कंडेंसेट है। वो कंडेंसेट को पॉलिशिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कंडेंसेट को पॉलिश करके इसके बाद ही इसको बॉयलर में दोबारा हमको यूज़ करना चाहिए। सो इस प्लांट का जो मेन पर्पज़ वही है फ्रेंड्स, हमको जो भी हमारा कंडेंसेट रिटर्न आता है हमारा यूनिट से या नहीं है तो पावर प्लांट से, इसको हम लोग को पॉलिश करके हमको यूज़ करना है सो दैट हमारा पावर प्लांट का हमारा स्टीम जनरेशन का इकोनॉमिक्स हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसका कॉस्ट ऑफ स्टीम जनरेशन बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टीम जनरेशन ऑप्टिमल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो हमारा कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट बेसिकली क्या होगा, इसमें ऑयल कोलेजर होगा। क्योंकि हमको क्या सस्पेक्ट हो सकते हैं कोई भी अगर इनके स्टीम को कोई ऑयल हीटर में गया तो वो ऑयल इसमें घुस सकते हैं, वो ऑयल का इनग्रेस हो सकता है अगर इसका हीटर या नहीं है तो हीट एक्सचेंजर में अगर कोई लीकेज है तो। इसीलिए जनरली आपको ऑयल कोलेजर यूज़ करते हैं ऑयल रिमूव करने के लिए। इसके बाद आपको कोई भी कहीं पे भी पानी का साथ इंटरेक्ट हुआ है नहीं तो कोई भी आपको कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड्स आपको इनग्रेस हो सकते हैं। इसीलिए हमको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर और कोई टीडीएस इसको कम करना है नहीं तो सिलिका कम करना है तो एक हमारा आयन एक्सचेंज मिक्सड बेड हम लोग यूज़ करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। सो इससे हम लोग जो भी हमारा प्रोसेस से हमको जो कंडेंसेट आते हैं उसको हम लोग रिसीव करके प्रोसेस यूनिट से हम लोग जो कंडेंसेट जनरेट करते हैं, और इवन हमारा स्टीम है जो एक्स्ट्रा स्टीम है, ठीक है। कभी भी क्या होता है फ्रेंड्स, हमको स्टीम जनरेशन के लिए कभी भी अगर आपको कोई भी पीएसवी ऑपरेट होता है स्टीम जनरेशन का नेटवर्क पे, जो पीएसवीस रहते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व या पीआरवीस रहते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व, अगर उसमें कोई भी प्रेशर सेफ्टी और प्रेशर रिलीफ वाल्व है, अगर उसमें कोई भी अगर ऑपरेट होता है तो वो भी हमको कंडेंसेट लाइन में घुस जाते हैं, या नहीं तो उस टीम को भी हम लोग दोबारा हम पॉलिश कर सकते हैं कंडेंसेट करा के। सो उसी में ये ऐसे हैं। सो जो भी कंडेंसेट आएगा उसको हम बोलते हैं सस्पेक्ट कंडेंसेट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सस्पेक्ट कर रहा था ये सही है नहीं है हमको पता नहीं है, उसको हम लोग पॉलिश करके मतलब इसको ट्रीटमेंट करा के इसके बाद हमने दोबारा प्योर डीएम वाटर को, हमारा कंडेंसेट इज़ नथिंग बट प्योर डीएम वाटर ही है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कोई लीकेज हुआ होगा सोचकर, इसीलिए इसको दोबारा ट्रीट करके हम लोग को बॉयलर में यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा कंडेंसेट कहाँ कहाँ से आता है यूनिट से, हमको प्रोसेस का हीटर से हो सकते हैं, नहीं है तो हमारा प्रोसेस में प्रोसेस इंडस्ट्रीज में रीबॉयलर्स रहते हैं, वो रीबॉयलर्स में भी हम लोग को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो जो भी हमारे एलपी कंडेंसेट आते हैं वो दोबारा हम लोग इसका सीपीयू यूनिट हमारा कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में लेकर हम लोग इसको ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा उसी ट्रीटेड कंडेंसेट को हम लोग क्लीन कंडेंसेट बोलते हैं, उसी को ही हम लोग दोबारा बॉयलर में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स स्टीम जनरेशन के लिए। सो जो हमारा सस्पेक्ट कंडेंसेट है हमारा यूनिट से आ रहे हैं, उस कंडेंसेट में बेसिकली हम लोग को क्या क्या कंटेमिनेंट्स रिमूव करते हैं, ऑयल को रिमूव करते हैं क्योंकि ऑयल कोलेजर का रेजिन है, और सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं क्योंकि हमारा पास एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी यूज़ करते हैं, और हमारा टीडीएस को भी कम करते हैं क्योंकि हम लोग मिक्सड बेड भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो आउटपुट ऑफ इसका जो कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है वो प्योर वाटर बनेगा, सो दैट आपको बॉयलर का फीड वाटर के लिए आप डायरेक्टली यूज़ करा सकते हैं इसको। सो इसमें आपको डायरेक्ट जो आपको डीएम प्लांट में जैसे जितना आपका प्रोसेस है, आपको एससीएसी डी गैसर डब्ल्यूबीए एसबीए उतना का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंडेंसेट है ये ऑलरेडी प्योर डीएम वाटर है, क्योंकि आपको प्योर डीएम वाटर को स्टीम जैसे बन गए मतलब स्टीम में ओनली वाटर है, अगर उसको प्योर वाटर है अगर इसको कंडेंसेट करेगा तो दैट इज़ नथिंग बट प्योर डीएम वाटर है फ्रेंड्स, ठीक है। इवन हम लोग आयन एक्सचेंज का प्रोसेस से हम लोग डीएम वाटर का जनरेशन पहले वीडियो में देखा था। एक और प्लांट में हमने छोटी छोटी लेवल में अगर आपको डीएम वाटर जनरेट करना है तो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, सिंपली ये स्टीम बना देते हैं, वो स्टीम को कंडेंसेट करके उसी को ही हम लोग को डीएम वाटर जैसे यूज़ करते हैं छोटी छोटी प्लांट में, आपको बहुत ही छोटी लेवल में यूज़ करना है तो। लेकिन हमारा इंडस्ट्रीज़ में बहुत लार्ज लेवल में हमको डीएम वाटर का रिक्वायरमेंट है फॉर स्टीम जनरेशन है, इसीलिए हम लोग को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में स्टीम से हम लोग वापस स्टीम से कंडेंसेट करके डीएम वाटर जनरेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसीलिए आपको कंडेंसेट को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। सो हमारा कंडेंसेट रिकवरी सिस्टम या नहीं तो कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में हमको क्या क्या सिस्टम रहेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको जो कंडेंसेट कलेक्शन और कंडेंसेट को ट्रांसफ़र करने का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टीम का नेटवर्क है यूनिट्स में बहुत जगह जाता है, और यूनिट से दोबारा हमको कंडेंसेट को वापस लेकर आने के लिए इसका कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पूरा नेटवर्क होना चाहिए। इसके बाद हमारा कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट का अंदर हमको ऑयल कोलेजर रेजिन होना चाहिए, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होना चाहिए, और मिक्सड बेड होना चाहिए। ये सब होने के बाद हमको जो क्लीन कंडेंसेट आते हैं कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में सस्पेक्ट कंडेंसेट बोलते हैं इसका जो इनलेट को, और इसके बाद सारे आउटलेट को हम लोग बोलते हैं क्लीन कंडेंसेट है। वो क्लीन कंडेंसेट को हम लोग स्टोरेज टैंक में लगा दे ट्रांसफ़र करते हैं फॉर बैकअप सप्लाई के लिए, और इसका टाइम बैकअप का टाइम के
लिए। अगर आप स्टोरेज टैंक है तो मैं पहले वीडियोस में भी बताया था, हमको स्टोरेज टैंक का कैपेसिटी का बेसिस में हम लोग को 6 घंटे 8 घंटे तक हम लोग बैकअप हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, इवन यूनिट बंद हो गए तो भी, ठीक है। और स्टोरेज टैंक के बाद इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमको कंडेंसेट का ट्रांसफ़र पंप्स, क्लीन कंडेंसेट ट्रांसफ़र पंप्स यूज़ करेंगे। वहाँ से हम लोग डायरेक्ट जो हमारा पावर प्लांट में ट्रांसफ़र करके हम लोग बॉयलर में जाकर हम लोग को स्टीम जनरेशन करा सकते हैं। इवन हमको एक्सेस स्टीम है, जो भी हमारा एक्सेस स्टीम कंडेंसेशन सिस्टम, मतलब आपको जो भी हमारा जनरेशन से एक्सेस स्टीम है या नहीं है, तो जो भी हमारा प्रेशर सेफ्टी वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व से जो भी हमारा स्टीम आता है उसको भी कंडेंसेट करके हम लोग को ये डायरेक्ट हमको इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आपको वो एक्सेस टीम को फ्रेंड्स आपको इतना सारे प्रोसेस में यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली पता है वो स्टीम है, कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, तो उस स्टीम को आप डायरेक्टली कंडेंसेट करा के आपको डायरेक्ट ये क्लीन कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा कंडेंसेट कलेक्शन एंड ट्रांसफ़र सिस्टम में क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा सस्पेक्ट कंडेंसेट है, जो कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट का बैटरी लिमिट है, बैटरी लिमिट मतलब इस यूनिट का जो फर्स्ट यूनिट का बाहर और अंदर का जो नेटवर्क को जो कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग बैटरी लिमिट बोलते हैं। जो बैटरी लिमिट तक हमको जितना भी हमारा यूनिट्स है प्लांट का अंदर, वो सारे यूनिट से मोस्ट ऑफ द स्टीम है इसका कंडेंसेट को लेकर आने के लिए ट्राई करेगा, और इसमें हम लोग कलेक्शन करेंगे। हम एक ट्रांसफ़र सिस्टम, इसका कलेक्शन सिस्टम में एक हमारा सस्पेक्ट कंडेंसेट का एक स्टोरेज टैंक यूज़ कर देंगे, और उस स्टोरेज टैंक में जितना भी यूनिट से हम लोग को कंडेंसेट आ रहा है उसमें हम लोग स्टोर करेंगे। वहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र करा के हमारा यूनिट पे फीड दे सकते हैं। यहाँ भी स्टोरेज टैंक का यही पर्पज़ है। इवन कभी भी आपको कंडेंसेट आना बंद हो गया, कोई दिक्कत है, तब आपको ये स्टोरेज टैंक के थ्रू हम लोग यूनिट को चला सकते हैं। यूनिट को तुरंत बंद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग स्टोरेज टैंक यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। हमारा सबसे पहले ऑयल कोलेजर रेजिन है। हमको ऑयल रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, वाटर फर्स्ट हम लोग पास कर रहे हैं ऑयल कोलेजर रेजिन का थ्रू। इसके बाद ऑयल कोलेजर में ऑयल रिमूव करने के बाद हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में भेजेंगे, ठीक है। अगर आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में डायरेक्ट आप भेजेगा, तो अगर इसमें कोई ऑयल है तो आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर उसका जो पर्पज़ ही सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में हमारा सैंड है, ग्रेवल, ये सब रहते हैं, उसका पोर्स को ऑयल ब्लॉक करेगा और आगे वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको ऑयल कभी भी मतलब एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में घुसना नहीं चाहिए पर इसका प्रॉपर ऑपरेशन के लिए। इसीलिए ऑयल को लेज़र का पास करने के बाद, ऑयल को रिमूव करने के बाद ही इसको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में भेजना चाहिए। नेक्स्ट है ऑयल कोलेजर रेजिन में हम लोग प्रीमियम ग्रेड का ओलोफेरिक रेजिन बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। जो ऑयल कोलेजर में जो हम लोग रेजिन यूज़ करते हैं, जैसे हमने इसका पहले वीडियो में हम लोग डीएम प्लांट का वीडियो में हम लोग वो बताया था, हम लोग कैटायन और एनायन का रेजिन से। लेकिन यहाँ ऑयल कोलेजर में हम लोग जो रेजिन यूज़ करते हैं दैट इज़ ओलियोफिलिक रेजिन बोलते हैं इसको। वो क्या करते हैं, एक कोलेजिंग एजेंट जैसा डिज़ाइन एक्ट करते हैं। वो डिज़ाइन भी ऐसे ही किया था, वो आपको जो कंडेंसेट से ऑयल निकालने के लिए, ठीक है। ये डिज़ाइन भी ऐसे ही किया था, ये इतना टेम्परेचर के लिए विथस्टैंड कर सकते हैं, और उस टेम्परेचर का में भी वो उसका जो कंडेंसेट जो हम हमारा पास कर रहे हैं इसमें, इसको ऑयल को कम्प्लीटली निकालने के लिए इसको डिज़ाइन किया था। ये एक स्पेशली ट्रीटेड आयन एक्सचेंज रीजन है फ्रेंड्स। बाकी से कंपेयर करें तो ये अलग है। ये आपको कोपॉलीमर ऑफ स्टेरिन और डिविनाइल बेंजीन का कॉम्बिनेशन है। ये इसका कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा ऑयल रिमूव करने के लिए और एक्सेलेंट काइनेटिक्स को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट ये वाटर में जो भी आपको माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी अगर प्रेजेंट करते हैं, जो हमारा ऑयल मतलब हाइड्रोकार्बन है, अगर वो हमारा ओलियोफेरिक रेजिन का अंदर बेड का अंदर घुसा है तो ये आपको मतलब आपको इवन माइक्रो ड्रॉपलेट्स को भी, इवन आपको अगर लार्ज क्वांटिटी में भी अगर आपको हाइड्रोकार्बन घुसा है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको प्रोविज़न है फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है। ये कोलेजर का जो प्रोसेस यूनिट है बेसिकली आपको
टू डिस्टिंक्ट ऑपरेशन के लिए। एक हमारा माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल है तो कैसे करना है, अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल है तो कैसे करना है। अगर आपको माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल आएगा तो वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा ओलियोफिलिक रेजिन जो भी हुआ था उसमें आपको हाइड्रोकार्बन को वो पकड़ लेते हैं, उस रेजिन को ब्रिड्स को पकड़ लेते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा वो कंटिन्यूस फिल्म ड्रेनेज करने की वजह से जो रेजिन बेड में इसका जो लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑयल को शेयर ऑफ करके जैसे ही इसको नॉर्मली आपको पानी का वेलोसिटी आ जाता है तो ये ब्रोकन फिल्म में दोबारा नॉर्मल हो जाएगा और ये आपको सेल्फ रीजनरेट हो जाएगा। इसमें आपको जैसे हमने डीमिनरलाइज्ड डीएम वाटर का प्लांट में हमने बताया था, उसमें कुछ देर का बाद हमको रेजिन को क्या करना पड़ता है, रीजनरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ। लेकिन ऑयल कोलेजर रेजिन है, अगर आपको माइक्रो ड्रॉपलेट्स का ऑयल आया तो उसको कैप्चर कर देते हैं उसको। इसके बाद जैसा ऑयल का आपको वाटर का वेलोसिटी की वजह से ये सेल्फ रीजनरेट हो जाता है अपने आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने आप सेल्फ रीजनरेट हो जाता है, उसमें आपको रीजनरेशन का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल में। अगर आपको लार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स अगर आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा लार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स है तो हमको पता है ये ऑयल हमेशा ऑयल का हमेशा हमको वाटर का इसका मास से कम है, ऑयल का लाइट है ऑयल, सो ऑयल हमेशा ऊपर चला जाता है। जैसे जैसा ऑयल का कंटेंट बढ़ जाता है तो ऊपर जाकर इसका वेंट का थ्रू हमारा फनल या चिमनी में जो हम वेंट देते हैं वहाँ से वो निकल जाते हैं और हमारा ट्रीटेड वाटर में कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दोनों केस में ऑयल को ऐसे ही निकाल देते हैं और सेल्फ आपको दोबारा रीजनरेशन के लिए कोई आपको स्पेशल इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। लेकिन आपको ऑयल कोलेजर का जो कैपेसिटी है, अगर आपको कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स को क्रॉस कर दिया है नहीं है तो आपको इसका जो प्रेशर है, इनलेट और आउटलेट का प्रेशर है, इसका जो डिफरेंशियल प्रेशर है, अगर इसका जो पर्टिकुलर लिमिट है, इसका जो डिज़ाइन लिमिट से अगर एक्सीड हो रहे हैं या नहीं है तो यहाँ दिया गया था नॉर्मली 7 डेज है या नहीं है तो इसका नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करना है। इसके बाद इसको बैक वॉश करने से इसका जो ऑपरेटिंग लाइफ बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं कोलेजर रेजिन का। सो इसको बैक वॉश जनरली हम लोग इसका कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, हमको डिफरेंशियल प्रेशर इसका मैक्सिमम अलाउबल लिमिट से ऊपर चला गया। डिफरेंशियल प्रेशर मतलब ऑयल कोलेजर का जो इनलेट वाटर का प्रेशर और आउटलेट वाटर का प्रेशर, अगर इसका जो डिफरेंस है पर्टिकुलर अलाउबल लिमिट से ज़्यादा गया या नहीं है तो कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स का बाद भी इसको बैक वॉश करने का ज़रूरी है। तो अगर बैक वॉश कैसे करते हैं हम लोग, बैक वॉश हम लोग 10 मिनट के लिए करते हैं। बैक वॉश मतलब मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, डीएम वाटर इवन आपका जो रॉ वाटर ट्रीटमेंट के वीडियो में भी बैक वॉश मतलब जो हमारा नॉर्मल फ्लो रहता है इसका ऑपोजिट फ्लो में हम लोग वाटर को करके इसको वॉश कर देते हैं इस रेजिन को। ये बैक वॉश जनरली मैक्सिमम आप 10 मिनट के लिए करना है और इसमें जो पानी यूज़ करना है वो हमेशा याद रखना आपको क्लीन कंडेंसेट पानी या नहीं है तो डीएम वाटर यूज़ करना चाहिए। इसका ऑयल कोलेजर का कोई भी आपको ऑलरेडी ऑयल है उसी वाटर को अगर आप बैक वॉश में यूज़ किया तो उसमें आपको साफ़ तो होगा नहीं है, आपको क्लीन करना है रेजिन को से, इसीलिए आपको क्लीन कंडेंसेट वाटर है, आपको जो आपको कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट का जो आपको आउटलेट वाटर है जो हमारा क्लीन कंडेंसेट वाटर है उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं है तो डीएम वाटर को यूज़ करना चाहिए। इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है क्या पर्पज़ है, जो आपको रेसिडुअल ऑयल कुछ भी हो गया है नहीं है तो हाइड्रोकार्बन कुछ भी हुआ था या नहीं है तो कोई भी हमारा सस्पेंडेड सॉलिड से उसको निकालने के लिए हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है। वो हमको पता ही है हमारा मिक्सड बेड है, हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स को हमको नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कोई भी हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर इसका कंडेंसेट में है तो उसको निकालना है। इसका ऑपरेटिंग साइकिल है फ्रेंड्स, जैसे पहले जैसे ही इसका डिफरेंशियल प्रेशर है अलाउबल लिमिट का ऊपर आएगा तो तब भी ऑपरेट करना है, नहीं है तो फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स है। जैसे इसमें 7 डेज बता दिया था, सो 7 डेज का बाद इसको या नहीं है तो इसका जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो अलाउबल लिमिट से ऊपर आएगा तो इसको बैक वॉश करना है। इसका बैक वॉश भी आपको मैक्सिमम 10 मिनट तक करना है एक फ़िल्टर में। और इसमें भी आपको डीएम वाटर नहीं है तो हमारा कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट का जो आउटलेट वाटर है हमारा क्लीन कंडेंसेट वाटर है उसका यूज़ करना चाहिए।
नेक्स्ट डे फ्रेंड्स हमारा मिक्स्ड बेड डे है। मिक्स्ड बेड के बारे में हमने पहले वीडियो में भी बताया था, हमारा डीएम वाटर का वीडियो में। ये भी सेम है, ये सेम मिक्स्ड बेड है यहाँ भी। इसमें भी आपको दो रेजिन रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन रेजिन और स्ट्रॉन्ग बेस कैटायन रेजिन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो मिडिल कलेक्टर एक रहते हैं, मिडिल कलेक्टर का ऊपर आपको कैटायन रहते हैं और नीचे आपको एनायन रहते हैं। तो हमारा कैटायन रेजिन हमको पता है 2R माइनस प्लस H प्लस इसका रेजिन का है। ये रेजिन आपको कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन्स को एक्सचेंज करने के लिए नहीं है, तो पॉजिटिव आयन्स को इसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही भूख रहते हैं, बहुत हंग्री रहते हैं। सो जैसे ही इसको पानी का अंदर, इसका जो कंडेंसेट का अंदर आपको कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम का क्लोराइड या सल्फेट या नहीं है तो कार्बोनेट अगर इसको मिलेगा, ठीक है, क्लोराइड सल्फेट या नहीं है तो कार्बोनेट अगर इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसका जो कैटायन को, जो हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम इसका कैटायन है पॉजिटिव है, Ca प्लस Cl-2 है। सो आपका जो पॉजिटिव आयन से जो कैटायन से क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा H प्लस से के साथ। तो हमारा रेजिन बन जाएगा। अभी ये रेजिन क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सचेंज में देकर इसका जो कैटायंस को ये ले लेगा। सो ये रेजिन हो जाएगा 2R, कैल्शियम को लेकर Ca बन जाएगा R2Ca और मैग्नीशियम को लेकर R2Mg बनेगा और सोडियम को लेकर R2Na बनेगा। और इसका जो हाइड्रोजन जो H प्लस है इसको देकर आपको 2HCl बनेगा और यहाँ भी 2HCl बनेगा और यहाँ आपको H2SO4 बनेगा, यहाँ आपको H2CO3 बनेगा। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा कार्बोनिक एसिड है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और है हमारा SBA में क्या होगा, हमारा ROH, हमारा SBA बेसिकली हमारा एनायन को कैप्चर कर देते हैं, एनायन का रीजन को वो एक्सचेंज करते हैं। R प्लस OH माइनस से ये क्या करते हैं, जैसे इसको इसका प्रोसेस में जो सबसे पहले आपको ये ऊपर का कैटायन है, सो जैसे ही HCl ये मिल गया था इसमें आपको ये निकाल दिया, इसके बाद हमारा HCl आ जाएगा। ये HCl को ये क्या करते हैं, हमारा रेजिन में एक क्लोराइड को जो Cl माइनस है उसको कैप्चर कर देते हैं और OH माइनस इसको दे देगा। सो आपको ये रेजिन हो जाएगा RCl हो जाएगा और ये OH माइनस और ये H कंबाइन होकर हमको H2O बनेगा। सो आपको कम्प्लीटली ये निकल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। ऐसे आपको ROH है, कोई भी आपको कोलाइडल सिलिका या नहीं है तो डिजॉल्व सिलिका कोई भी है, अगर डिजॉल्व सिलिका है तो क्या होगा, सिलिका कंटेंट को ये डायरेक्ट आपको, ये सिलिका कंटेंट में आपको पहले वीडियो में भी बताया था, ये न्यूट्रल चार्ज जैसे ही है, इसको भी हमारा मिक्स्ड बेड का जो SBA रेजिन है वो इसको कैप्चर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। वो रेजिन विथ सिलिकेट का साथ हो जाएगा। मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था, जैसे ये रेजिन आपको धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है तो ये रेजिन एक रेजिन है, एक रेजिन का बेड है, एक आपको ऐसा फिक्स कर दिया तो ये ऐसा ऐसे ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 लाख का रेजिन का बेड से तो आपको ऐसे एक बेड कर दिया, अगर आधा रेजिन का बेड हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको पूरा रेजिन बेड ख़त्म होने से पहले ही हमको क्या करना है, इसका रीजनरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर 100% इसका 1 लाख में 1 लाख का सारे बेड्स, रेजिन का सारे बेड्स, मतलब एक मॉलिक्यूल को मैं रेजिन बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल मतलब एक एलिमेंट को बेड बोलते हैं, रेजिन का बेड बोलते हैं। वो रेजिन बेड अगर सारे के सारे ऐसा कंज्यूम कर दिया तो इसके बाद ये बिल्कुल आपको ये आयन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तब आपको रीजनरेशन का ज़रूरी है। रीजनरेशन मतलब ये वापस आपको इस स्टेट से लेकर वापस इस स्टेट में लाना है इसको। ये कैसे करते हैं फ्रेंड्स, हमको अगर आपको ये स्टेट में, ठीक है, अगर आपको सारे रेजिन का सारे आपको HCl का ऐसे बन गया है तो तब हमको क्या करना है, इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साथ इसको रीजनरेशन करके फिर दोबारा हमारा नॉर्मल रेजिन हो जाएगा। ये हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दोबारा ये क्या करेगा, H को एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है। 2RH बनेगा, ये RH बन जाएगा, हमारा रेजिन विथ हाइड्रोजन है, हमारा एक्टिवेट हो गया है रेजिन। और इसका जो पहले फॉर्म ये हमारा CaCl2 MgCl2 और NaCl बनेगा। जैसे ही ये एसिड के साथ हो गया तो इसके बाद हमने प्योर DM वाटर का साथ वॉश करके इसको हम लोग ड्रेन आउट कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है। ड्रेन आउट करेगा तो रेजिन सिर्फ दोबारा आपको रिस्टोर हो गया, रीजनरेट हो गया था। ठीक है। ऐसे आपको कॉस्टिक रीजनरेशन को कैसे करेंगे हम लोग, सेम है RCl, अगर
एग्जॉस्ट हो गया है तो हम लोग NaOH हमारा कॉस्टिक सॉल्यूशन बोलते हैं, नहीं तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस रेजिन को इसके साथ हम लोग जैसे हमको बैक वॉश करते हैं ऐसे इसको हम लोग इसके साथ हम लोग सोक कर देते हैं। जैसे सोक कर दिया तो हमारा क्या होगा, दोबारा ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस रिवर्सिबल है, आपको नॉर्मल हो जाएगा। हमारा रेजिन है ROH रिस्टोर हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, और हमारा NaCl दोबारा जैसा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग वॉश करके NaCl को हटाएंगे हम लोग, ये रेजिन आपको रीजनरेट हो गया था। ऐसे ही इनकेस आपको सिलिका का साथ करना है तो सेम है, सिलिका का करने के लिए भी ऐसे आपको SaO2 का साथ करना है। तो जैसे SaO2 का साथ कर दिया तो ये क्या होगा, फिर से ROH हो जाएगा, और हमारा सोडियम सिलिकेट जो जनरेट होगा ये पानी का साथ DM वाटर का साथ वॉश करके इसको हम लोग हटाएंगे। सो आपको रेजिन दोबारा आपको रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको कुछ फिक्स्ड ऑपरेशन आवर्स का बाद आपको हर बार आपको मिक्स्ड बेड का रेजिन को भी आपको रिस्टोर करना है। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू का प्लांट है फ्रेंड्स। हमारा ये क्या करना है, जो हमारा सस्पेक्ट कंडेंसेट जो भी आ रहे हैं उसमें आपको टेम्परेचर है फ्रेंड्स, आपको 100 डिग्रीज का ऊपर टेम्परेचर है। उसको टेम्परेचर को गेन करने के लिए जो भी हमारा DM प्लांट से जो हमारा पानी आ रहे हैं उस पानी को ऐसे हमको बॉयलर में ही भेजना है। बॉयलर में भेजना मतलब बॉयलर में इसको इस DM वाटर को गर्म करना है। इसीलिए आपको जैसे प्री हीटर का पहले ही एक और बार इसको गर्म करा सकते हैं एक हीट एक्सचेंजर का थ्रू। इसमें क्या होगा, हमारा जो भी हमारा सस्पेक्ट कंडेंसेट का टेम्परेचर को ये हमारा DM वाटर है ये आपको एब्जॉर्ब कर देगा, और ये लेकर क्या करेगा, इसका टेम्परेचर अप डाउन करेगा। इसके साथ हमारा जो क्लीन कंडेंसेट, इस प्लांट का जो आउटलेट जो आ रहा है क्लीन कंडेंसेट है, उस क्लीन कंडेंसेट ये पंप का आउटलेट भी ये क्या करेंगे हम लोग इसका एक्सचेंजर का साथ लेकर हम तब हमने बॉयलर में भेज देंगे। सो ये दोनों की वजह से हमको टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसके बाद भी टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमको कूलिंग वाटर यूज़ कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको नॉमिनल टेम्परेचर लेकर आ जाएंगे, और इसको हम लोग स्टीम का सस्पेक्ट कंडेंसेट टैंक है ये टैंक में लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर इनफैक्ट ये बंद भी हो गया तो हमको ये यूनिट बंद नहीं करने के लिए हम लोग स्टोरेज टैंक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये स्टोरेज टैंक का पर्पज़ है आपको, ये हमारा मेन सस्पेक्ट कंडेंसेट है। अगर इन केस आपको डायरेक्ट स्टीम में कभी भी ये प्लांट का आउटलेट अगर आपको कंडेंसेट नहीं आ रहा है और प्लांट को चलाना है नहीं है तो कोई भी PSV ऑपरेट हुआ तब आप कैस में क्या क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट LP स्टीम में जो आपको आएगा, या नहीं है तो जो भी आप स्टीम आएगा वो भी इसको हम लोग डंप कंडेंसर में मतलब डायरेक्ट आप इसको कूल करके डायरेक्टली कूल करके इसको आप कंडेंसेट बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसे ये आपको ये यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे आपको सस्पेक्ट कंडेंसेट आया था स्टोरेज टैंक में, इसके बाद पंप करके इसको हम लोग सबसे पहले ऑयल को लेजर रेजिन में डाल देंगे। इसमें आपको कितना भी ऑयल कंटेंट है वो निकल जाएगा। इसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में डाल देंगे, उसमें आपको कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड से TSS निकाल देगा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। इसके बाद हम लोग मिक्सड बेड में डाल देंगे। मिक्सड बेड में हमने इसका जो भी आपको सिलिका है और इसका जो TDS है वो कम हो जाएगा हमारा MB में। इसके बाद जो हमारा प्योर कंडेंसेट आएगा मतलब क्लीन कंडेंसेट आएगा उसको हम लोग क्लीन कंडेंसेट टैंक में डाल देंगे, और वहाँ से पंप करके हम लोग CP जो हमारा पावर प्लांट को हम लोग इसकी एक्सचेंजर का थ्रू ही हमको भेज देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारा ये प्लांट है, और इसका जो कंडेंसेट रिकवरी का इसका जो फीड वाटर पैरामीटर्स है इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जनरली इसका टेम्परेचर हमको 40 डिग्रीज तक लाना है, वो हम लोग ऐसे ला रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका 100 या 100 ऊपर का टेम्परेचर को सबसे पहले DM वाटर को गर्म करके, इसके बाद क्लीन कंडेंसेट को गर्म करके, इसके बाद नॉर्मल कूलिंग वाटर से इसको ठंडा करके हम लोग फाइनली इसको 40 डिग्रीज का आसपास लेकर आ रहे हैं। इसके बाद इसका जो अमोनिया और CO2 ये सब का कंटेंट का मिनिमम दिया गया था, और इसका सिलिका का कंटेंट, और इसको मिनिमम मतलब आपको इतना से ऊपर नहीं होना चाहिए इसका फीड का। अगर इससे ऊपर कभी भी हो रहे हैं मतलब हमारा प्लांट भी इसको कम नहीं कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, इसका पीएच का लिमिट, सबका लिमिट दिया गया था। इसके बाद ये प्लांट का जो कंडेंसेट रिकवरी है, ये रिकवरी होने के बाद इसका पीएच है जो हमारा डीएम वाटर का बराबर है 7 to 8.5 है, और सिलिका बहुत ही कम है। मैं आपको 0.01 से लेकर 0.02 होगा, और इसका हार्डनेस तो नीली है और ऑयल कंटेंट भी नीली होगा। और आयरन है थोड़ा सा, मतलब मिनिमल है ये आयरन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आपको टीडीएस भी बहुत ही मिनिमल है। आपको ऐसे फ्रेंड्स क्लोराइड भी बहुत मिनिमम रहते हैं। तो आपको ये बेसिकली ये प्योर वाटर है, प्योर कंडेंसेट इसीलिए बोलते हैं इसको। आप इसीलिए हमको इसको प्योर या क्लीन कंडेंसेट बोलते हैं। सो ये हमारा कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट के बारे में। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फ्रेंड्स फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।